गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है सूरवंश। पिछली क्लासों में हम लोगों ने मध्यकाल का टॉपिक शुरू किया था मुगल वंश, और मुगल वंश में मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने दो शासकों के विषय में पढ़ा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के विषय में। जब हुमायूं का इतिहास हम पढ़ रहे थे उसी समय हम लोगों ने पढ़ा कि हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर राज्य करता है। और 1540 ईस्वी में इसे सूरवंश का शासक शेर शाह सूरी ने 1540 में इसे दिल्ली से बेदखल कर दिया। दिल्ली की सल्तनत की गद्दी हुमायूं से शेर शाह ने छीन ली। अब बीच में 15 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य जब चल रहा था तो हमने देखा था कि मुगल वंश जो था 1526 में दिल्ली पर राज्य किया और 1857 तक राज्य करेगा। इसी बीच में एक कहानी आती है, हुमायूं जो 1530 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बनता है तो हुमायूं को 1540 में परास्त करके दिल्ली की गद्दी को मुगलों से छीन लेता है शेर शाह, और 15 वर्षों तक दिल्ली पर अधिकार रहता है शेर शाह के वंशजों का और उनके उत्तराधिकारियों का। और मुगल वंश के इस साम्राज्य को छीनने का काम कैसे अफगान शासक शेर शाह शुरू करता है ये पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी का आज इतिहास देखेंगे। अब देखिए कि शेर शाह सूरी का इतिहास लगभग 15 वर्षों का इतिहास है। यह 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक दिल्ली और आगरे पर मुगल साम्राज्य की सत्ता को समाप्त करके शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। यह वंश अफगान वंश है। पिछली क्लासों में जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि जो लोदी वंश था तो लोदी वंश के शासक अफगान थे। तो दिल्ली पर राज्य करने वाला दूसरा अफगान वंश है जिसकी स्थापना शेर शाह करता है। शेर शाह ने 1540 ईस्वी में जब हम हुमायूं पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि चौसा और बेलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। शेर शाह किसको परास्त करता है? हुमायूं को परास्त करता है। बेलग्राम और चौसा के युद्ध, चौसा का युद्ध आपने देखा कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। पुनः 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं को पूरी तरह से शेर शाह ने परास्त कर दिया और मुगल साम्राज्य पर जो है दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। दिल्ली और आगरा का क्षेत्र शेर शाह ने के आधिपत्य में हो गया। हुमायूं बर्बर इधर उधर भटकते हुए उसे शेर शाह सूरी मजबूर कर देगा भारत से बाहर जाने के लिए। हमने इसके विषय में पूरी क्लास हमने पिछली क्लास में पढ़ी है हुमायूं के विषय में। तो आप हुमायूं पढ़ लेंगे, उसके बाद से शेर शाह को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए शेर शाह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में किस तरह से। पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि शेर शाह का टाइम पीरियड क्या है, तो 1540 से लेकर 1545 तक 5 वर्षों का शासन पीरियड रहा। इसके बाद से देखिए शेर वंश के शासकों के कुछ क्रम देखेंगे कि सबसे पहला सूरवंश का जो शासक हुआ यह है शेर शाह सूरी। कौन है? शेर शाह सूरी। इसके बाद इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह। इसके बाद से इब्राहिम शाह और अंतिम शासक है शहजादा अहमद खान। अब देखेंगे यहां कि शेर शाह सूरी जो है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक 5 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद इस्लाम शाह जो है 45 से लेकर 53 ईस्वी तक राज्य किया। यह आप देखिए कि कितने साल राज्य करता है कि लगभग 8 सालों तक यह राज्य करता है। इसके बाद से 53 में मोहम्मद आदिल शाह गद्दी पर बैठा और 53 से लेकर 57 तक यह राज्य करता है। अब देखिए कि आगे जब देखेंगे कि कई सारे इसमें शासक किसी क्रम में बदलते रहे, जैसे कुछ दिनों तक इब्राहिम शाह गद्दी पर
आधिपत्य रखता है। इसके बाद पुनः शहजादा अहमद खां गद्दी पर अधिकार कर लेता है। तो इसके बाद से जब मोहम्मद आदिल शाह के बाद यह सत्ता कई दो शासकों में बढ़ती रही, कभी एक रहा और ये सत्ता कमजोर हो गई थी। इन्हीं सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होगा। सरहिंद, यह हुमायूं और सिकंदर शाह, जिसका पूरा नाम शहजादा अहमद खां है, शहजादा अहमद खां और हुमायूं के बीच ये युद्ध होगा 1555 का सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में सूर सत्ता की कहानी, सूर वंश की कहानी हुमायूं पुनः समाप्त करेगा और सूर वंश से दिल्ली और आगरा को छीन लेगा और दिल्ली और आगरा पर आधिपत्य करेगा। पुनः जो है 1555 ईस्वी में दिल्ली पर मुगल वंश का इतिहास शुरू होगा, यानी मुगल वंश की सत्ता स्थापित करेगा हुमायूं। जिस हुमायूं के हाथों से 15 वर्ष के लिए यह दिल्ली निकल गया था, उसे पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं प्राप्त करेगा। अब ये देखेंगे कि इस पीरियड में शेर शाह सूरी जो हैं, तो शेर शाह सूरी के विषय में थोड़ा पढ़ें, क्योंकि ये 15 वर्षों का इतिहास, सूरवंश का इतिहास और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब शेर शाह के विषय में सबसे पहले ध्यान देंगे कि टाइम पीरियड तो आप लोगों को याद हो गया कि शेर शाह का टाइम पीरियड 1540 से लेकर 1545 है, 5 वर्षों का टाइम पीरियड है। इसका मूल नाम फरीद था। क्या नाम है इसका? बचपन का इसका नाम फरीद था। इसकी उपाधि है शेर शाह की। इस उपाधि को देने वाला व्यक्ति कौन था? मूल नाम फरीद, यह उपाधि इसकी शेर शाह। यह उपाधि बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी, मोहम्मद बहार खान लोहानी ये बिहार के सुल्तान हैं। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर की उपाधि दी। कई सारी कहानियां हैं इसके विषय में। ये कहानी काफी चर्चे में रहती है कि बहार खान लोहानी बैठे हुए थे और उनके सामने ही शेर जो फरीद है, फरीद ने एक शेर की हत्या कर दी। इसके साहस को देखते हुए, इसके वीरता को देखते हुए मोहम्मद बहार खान लोहानी ने, याद रखेंगे ये नाम, बहार खान लोहानी ने इसे शेर की उपाधि दी। क्लियर हुआ? बहार खान लोहानी कहाँ के शासक हैं? तो ये बिहार के शासक हैं, सुल्तान हैं। अब इसके पिता जो थे हसन खां, शेर खां के पिता का नाम हसन खां था और हसन खां सासाराम, बिहार के सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे हसन खां? तो हसन खां का पुत्र है शेर शाह। इसका मूल नाम फरीद है और इसके पिता हसन खां सासाराम बिहार के जमींदार थे। उस समय सासाराम जौनपुर राज्य के अधीन आया करता था। किस राज्य के अंतर्गत था? जौनपुर। आपको याद होगा जौनपुर के विषय में कि जौनपुर जो है अधीन आता था सासाराम, और यही के जमींदार कौन हुआ करते थे? हसन खां, जो कि शेर शाह के जो है पिता थे। जौनपुर के विषय में थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देते हैं, परीक्षा की दृष्टि से यह प्लेस काफी महत्वपूर्ण है। जौनपुर राज्य जो है की स्थापना किसने किया था? तो इस राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। याद होगा कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और जौनपुर शहर को हम क्या कहते हैं? तो पूरब का सिराज कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद से देखें कि एक युद्ध होता है बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। 2 युद्ध ये लड़ता है, काफी प्रसिद्ध युद्ध। 1539 का युद्ध, यह युद्ध जो है चौसा का युद्ध था। चौसा बिहार के बक्सर जिले में है और चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ा। इसने हुमायूं के साथ लड़ा, मुगल वंश के शासक हैं। अब चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया, लेकिन पूरी तरह से यह दिल्ली और आगरा पर आधिपत्य नहीं स्थापित कर पाया। इसलिए पुनः यह बेलग्राम बिहार में ही एक जगह है जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, 1540 में लड़ा और हुमायूं को दिल्ली से
बाहर खदेड़ने में सफल रहा। हुमायूं से दिल्ली और आगरा छीन लिया और दिल्ली और आगरे पर एक नए वंश अफगान वंश की सत्ता को शुरू करता है। यह दिल्ली पर राज्य करने वाला दूसरा अफगान वंश है। दिल्ली पर राज्य करने वाला प्रथम अफगान वंश दिल्ली सल्तनत। जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला या दिल्ली पर राज्य करने वाला पहला अफगान वंश जो था लोदी वंश था, और दिल्ली पर राज्य करने वाला ये दूसरा अफगान वंश है जो सूर वंश है, यानी शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित वंश है। अब देखिए कि 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा। 1545 में कालिंजर नामक जगह पे, कहां पे, कालिंजर का किला अभियान कर रहा था। कालिंजर किला को यह विजित करने का प्रयास कर रहा था। कालिंजर के शासक कौन थे? तो कालिंजर के शासक करतार सिंह थे। करतार सिंह के विरुद्ध यह अभियान किया हुआ है। 1545 में आग्नेयास्त्र चला रहा है, गोला फेंक रहा है। गोला फेंकने के लिए वह जो आग्नेयास्त्र है उसमें आग लगाना होता था हाथ से। जब वह बारूद के ढेर में आग लगाने के लिए जा रहा है तब भी आग्नेयास्त्र ब्लास्ट कर जाता है और उसी से जलकर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ? कालिंजर के किला विजित करने के लिए कालिंजर अभियान के समय यह 1545 ईस्वी में आग्नेयास्त्र फटने से झुलस गया और इससे मृत्यु हो गई। कालिंजर का शासक उस समय कौन था? याद रखेंगे, करतार सिंह के खिलाफ यह युद्ध छिड़ा था। तो इससे शेर शाह सूरी से कुछ व्यक्तिगत उसके जीवन से जो प्रश्न थे आपने समझा कि इसका मूल नाम फरीद है। इसे शेर शाह की उपाधि जो है बिहार का सुल्तान मोहम्मद बहाव खान लोहानी देता है। इसके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के जमींदार थे, सासाराम बिहार, और सासाराम जौनपुर राज्य के अंतर्गत आता था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं को परास्त करता है और दिल्ली और आगरा पर आधिपत्य कर लेता है। यह दिल्ली का जो है शासक बन जाता है। 1545 में कालिंजर अभियान करता है, कालिंजर के किले को जीतने का प्रयास करता है। उसी समय आग्नेयास्त्र को फटने के कारण यह काफी झुलस जाता है और झुलसने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर का शासक करतार सिंह है। अब इसके कुछ जो कार्य थे, इस 5 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, पूछता है एक प्रश्न कि इसने जो सिक्का चलाया वो किस धातु का था? तो चांदी का था। क्या नाम था सिक्के का? तो सिक्के का नाम रुपया था। क्या नाम था सिक्के का? सिक्के का नाम रुपया था। और ये कितने ग्रेन का हुआ करता था? तो यह सिक्का 178 ग्रेन का हुआ करता था। कितने ग्रेन का हुआ करता था सिक्का? 178 ग्रेन का। यह रुपया चांदी का होता था, इसका वजन 178 ग्रेन और इसे रुपया कहते थे। क्लियर हुआ? अब इसमें एक तांबे का सिक्का चलाया जो 380 ग्रेन का होता था। यह तांबे का था और इसे दाम कहते थे। तो 2 सिक्के चलाया, रुपया और दाम। रुपया चांदी का होता था और दाम जो है तांबे का होता था। रुपया 178 ग्रेन का होता था और दाम 380 ग्रेन का होता था। 178 ग्रेन क्या होता था इसमें? चांदी, और 380 ग्रेन दाम में क्या होता था? 1 ग्राम में ये तांबा होता था। अब भू राजस्व क्या लेता था यह? तो भू राजस्व यह उपज का 1/3 लेता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। भूमि मापने के लिए यह 32 अंकों वाला, कितने अंकों वाला? 32 अंक वाला गज ए सिकंदरी, याद होगा गज ए सिकंदरी का चलन लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। उसी को यह अपनाता है, केवल अंक बदलता है। 32 अंकों का यह गज ए सिकंदरी का प्रयोग करता है। भूमि पैमाइश के लिए सन की दंडी का प्रयोग करता है। इस्लामिक सन जो है यह सन पटुआ का ही एक रूप है। तो पटुआ की लकड़ियों से भी यह भूमि की पैमाइश करता है, आपने देखा ही होगा। इस्लामिक वास्तुकला, अब देखें वास्तुकला के क्षेत्र में भी इसके कार्य महत्वपूर्ण है। इस्लामिक वास्तुकला एवं हिंदू वास्तुकला, इन दोनों का मिश्रण इसके वास्तु काल में दिखता है। यानी कि भवन जो है, एक ही भवन हिंदू मुस्लिम वास्तुकला और मुस्लिम वास्तुकला दोनों के मिक्सचर से बनाया इसने। अब देखिए कि इसका एक प्रसिद्ध मकबरा है, इसने अपना मकबरा बनाया
समन्वय कहाँ दिखता है? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का जो है समन्वय किस शासक के समय से दिखाई देता है बेहतर तरीके से, तो ये शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है, सासाराम में है। और इसकी विशेषता यह है कि यह झील में बना हुआ है। काफी जो है यह पर्यटक स्थल है, आज भी यहाँ पर्यटकों की काफी भीड़ लगती है। तो सासाराम में इसने क्या बनाया था? तो अपने ही लिए एक मकबरे का निर्माण कराया था। क्लियर हुआ? यह झील के अंदर है, पानी के अंदर बनाया है। रोहतास का किला बनाया, रोहतासगढ़ का किला बनवाया है। किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। किस मस्जिद का निर्माण कराया? किला एक कोहना नामक ये मस्जिद है। और ये कहां बनाया इसने? दिल्ली में। तो सासाराम में झील के अंदर एक मकबरे का निर्माण किया। ये किसका निर्माण करता? कौन? शेरशाह सूरी है। किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करता शेरशाह सूरी है, दिल्ली में बनाया है। इसके बाद से इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया। ये काफी प्रसिद्ध प्रश्नों के दृष्टि से यह प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक रोड का की मरम्मत करवाता है यह। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड कहते हैं, ऑकलैंड ने, जिसका टाइम पीरियड 1836 से लेकर 1842 है, जो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ऑकलैंड ने जीटी रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया? इसे जीटी रोड दिया, जो कि इसके काल में किस नाम से जाना जाता है? सड़क ए आजम। शेरशाह सूरी ने जो है सड़क ए आजम का जीर्णोद्धार कराया। यह सोनार गांव से शुरू होकर आगरा, दिल्ली और पेशावर तक जाता है। देखें, ये जीटी रोड प्राचीन काल में, मौर्य काल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह पहले से था। इस उत्तरापथ, यह मौर्य काल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। इस रोड की मरम्मत, यह काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका मरम्मत जो है शेरशाह सूरी ने कराया। और इसका नाम उसने क्या रखा? सड़क ए आजम रखा। उत्तरापथ के नाम मरम्मत कराने के बाद सड़क ए आजम रखा। अब ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया के जो है गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑकलैंड हुए। ऑकलैंड ने इसका नाम क्या रखा? जीटी रोड रखा। बिल्कुल याद रखेंगे। ऑकलैंड का टाइम पीरियड 1836 से लेकर 1842 है। सड़क ए आजम कहते थे। सोनारगांव, आगरा, दिल्ली होते हुए यह पेशावर तक जाता था। प्राचीन काल में, मौर्य काल में इसे उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। आगे देखें, कबूलियत याद रखेंगे। कबूलियत और पट्टा व्यवस्था बार बार पूछता है कि कबूलियत और पट्टा व्यवस्था किसने लागू किया था इतिहास में? तो शेरशाह सूरी है। यह भूराजस्व की दृष्टि से लागू किया है। 1541 ईस्वी में यह पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना कर दिया। आपको याद होगा कि पहली ब्रोथा जो है इसे इंडिका में कहा गया। पाटलिपुत्र के नाम पहले जो है कुसुमपुर हुआ करता था, पुनः पाटलिपुत्र हुआ। और 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर पटना कर दिया। याद रखेंगे, पटना का नाम, पटना कब हुआ? 1541 ईस्वी में। किसने किया? 1541 में किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। अब देखिए, डाक व्यवस्था, शेरशाह सूरी के काल में डाक व्यवस्था काफी उन्नत अवस्था में है, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए, एक पुस्तक जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान की जब चर्चा कर रहे थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को जीता था, और राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी बता रहे थे। और मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। यह मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन है? तो ये समकालीन है शेरशाह के समकालीन थे। 1541 ईस्वी में इन्होंने पद्मावत लिखी थी। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि 1541 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जो काफी अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के काफी बाद की घटना है। तो ये समकालीन व्यक्ति भी नहीं है, तो पता नहीं कहां तक इनकी बातें सत्य मानी जाए, इसके विषय में संदेह ही है।
ये कोरी कल्पना भी हो सकती है मलिक मोहम्मद जायसी के दिमाग की। अब आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि सूरवंश की कहानी पढ़ा। सूरवंश में हमने शेरशाह सूरी के विषय में पूरी तरह से जानकारी ली, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस पर फोकस किया। तो अब सूरवंश की कहानी खत्म होती है। इसके बाद अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे पुनः मुगल वंश के शासकों के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हुमायूं को पढ़ा था, ये बीच में सूरवंश का इतिहास आ गया था। तो अगली क्लास हमारी अकबर से होगी। अकबर का इतिहास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।